हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं समसामयिक घटनाचक्र 2021 की, जो कि भारत दृष्टि है गाइस, जो इंडिया ईयरबुक 2021 का सार है। तो गाइस उसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है ऊर्जा। चैप्टर नंबर 10 यानी कि शिक्षा तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आइए एक बार देख लेते हैं जो इसका सिलेबस। तो गाइस यहाँ पे है आपका टोटल सिलेबस, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ लिखा है जो हमारा फर्स्ट सेकंड से लेकर हमारा 10 चैप्टर तक हो चुका है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, ठीक है। इसमें है टोटल 29 चैप्टर्स हैं। हालांकि धीरे धीरे ये हो जाएगा, नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों चलिए फिर क्या है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके उतना। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है ऊर्जा उसे। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ऊर्जा। ऊर्जा जो है आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने का क्या है, एक आवश्यक साधन है। और समाज में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिए क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन जो साधन है उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। तो लिखा है ऊर्जा की गैर पारंपरिक गैस, जैसे कि अभी हम देखेंगे अगर आगे तो गैर पारंपरिक वैकल्पिक नए नवीकरणीय स्रोत, जैसे कि हाँ आगे इस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए जो गैर पारंपरिक हैं या वैकल्पिक हैं, नए हैं, नवीकरणीय हैं, वो है जैसे सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन हो गई, जैव ऊर्जा हो गई आदि का विकास और संवर्धन पर लगातार क्या है ध्यान दिए जाने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और देश में समग्र ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए परमाणु ऊर्जा के विभाग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के विकास को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे विद्युत की। तो इसमें लिखा है भारत में विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में, कब 1897 में, कहाँ दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति की शुरुआत से हुआ है। तो इसके बाद क्या है 1902 में कर्नाटका में शिव समुद्रम में क्या हाइड्रो पावर स्टेशन क्या किया गया, स्थापना की गई है गाइस। फिर लिखा है विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए क्या है प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है और सभी तकनीकी मामलों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि आपका सीईए जो है विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है। और केंद्रीय क्षेत्रों में क्या है उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र में बिजली निगमों और क्या लिखा है यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। बिजली निगम जो है अथा ये था आपका एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनएचपीसी। और फिर लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन। फिर लिखा है गाइस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। फिर लिखा है पावर ग्रिड केंद्रीय क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी पारेषण परियोजनाओं तथा जो आपका राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिए क्या है जिम्मेदार है, कौन, पावर ग्रिड। और फिर लिखा है कि संयुक्त क्षेत्र के 2 बिजली निगमों, कौन सा, सतलुज जल विद्युत निगम जो पूर्व में एनजेपीसी के नाम से जाना जाता है, और क्या है टिहरी पन बिजली विकास निगम, ठीक है। क्रमशः हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाखड़ी बिजली परियोजना तथा उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है जिम्मेदार है। फिर आगे लिखा है गाइस यहाँ पे 3 वैधानिक निकाय यथा कौन कौन से, दामोदर घाटी निगम, यहाँ लिखा है दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि डीवीसी, और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी। और फिर लिखा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। फिर आगे लिखा है गाइस कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों के लिए क्या है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है वित्तीय सहायता देता है। फिर लिखा है विद्युत निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं की मियादी वित्तीय सहायता देता है। और 2 स्वायत्त निकाय कौन कौन से गाइस, एक है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान यानी कि सीपीआरआई, और दूसरा है आपका राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक क्या है नियंत्रण में के अधीन आते हैं। फिर लिखा है प्रमुख रूप से निजी क्षेत्रों की विशाल विद्युत परियोजनाओं की सहायता के लिए बिजली व्यापार निगम का क्या गठन किया गया है, जो बिजली खरीद समझौते यानी कि पीपीए को अंतिम रूप देने वाला क्या है एकमात्र संगठन है। फिर गाइस यहाँ पे बात करेंगे हम सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। ये योजना है जो 2019 में आई है। तो लिखा है कि 2019 तक देश के गाइस ये योजना
इस योजना के क्या कहा गया है कि 2019 तक देश के सभी घरों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को क्या करना है, हासिल करने के लिए सरकार ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान क्या है 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए की कुल लागत से सौभाग्य योजना की क्या शुरुआत की थी। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि योजना के कार्य क्षेत्र में शामिल है क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीकृत मकानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना, और लिखा है APL परिवार, ठीक है, APL परिवार 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है, कितने रुपए के भुगतान पर, 500 रुपये के भुगतान पर, जो विद्युत बिलों के 10 किस्तों में दे है, ठीक है। और लिखा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित गैर विद्युतीकरण मकानों और गैर पहुंच वाले उन गांवों या बस्तियों जहां ग्रिड कनेक्शन व्यवहार्य और लागत प्रभावी नहीं है के लिए एकल प्रणाली आधारित सोलर फोटोवोल्टिक उपलब्ध कराना, और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब और सही गैर विद्युतीकृत मकानों को क्या है विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना, ठीक है गाइस। हम किसकी बात करते हैं, सौभाग्य योजना। फिर लिखा है राष्ट्रीय ग्रिड का विकास, तो लिखा है देश में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का विकास क्या है चरणबद्ध रूप से किया गया है, और जो है 5 क्षेत्रीय ग्रिड यह था, कौन कौन से है गाइस, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र समकालीन मोड में क्या है अंतर संबद्ध है। फिर लिखा है जून 2017 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता लगभग कितनी 75,050 गीग क्या है मेगावाट मेगावाट है, ठीक है गाइस, MW। लिखा है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की अद्यतन संस्करण 2017 में प्रारंभ की गई है, और यहाँ लिखा है कि ECBC 2017 के कार्य क्षेत्र में कवर अकवर लाइटिंग, फिर लिखा है हीटिंग, फिर लिखा है एयर कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सहित भवन डिजाइन के लिए क्या है मानदंड और मानक शामिल है। तो वैसे अभी जो हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको हम सब बाद में कर लेंगे, कुछ स्किप नहीं होगा। फिर लिखा है कि ये 10 किलोवाट और उससे अधिक या 120 किलोवाट या उससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवन, जो नए वाणिज्यिक भवन है उनके लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारण करता है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लिखा है गरीब परिवारों विशेषकर ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उसे 8 करोड़ महिलाओं को बिना जमा राशि LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसका शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इस योजना के प्रमुख उद्देश्य यानी कि BPL जो बिलो पावर्टी लाइन परिवार हैं उसको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, घर के भीतर वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो जलावन की लकड़ियां हैं, कोयला है, गाय का गोबर है आदि जैसे ईंधन के परंपरागत संसाधनों से गंभीर प्रभावों को घटाने हेतु क्या है स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ठीक है। अब इसके पात्र परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जो है जाति जनगणना के जरिए की जाती है। फिर गाइस एक है आपकी योजना पहल, ठीक है। सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर क्या है LPG उपभोक्ताओं के लिए पहल के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराने के लक्षित योजना का शुभारंभ किया है। तो इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी बंद जो उद्देश्य है वो गई सब्सिडी बंद करना नहीं है, बल्कि सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकने के दृष्टिकोण के आधार पर सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना है और उपयुक्त सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो वैसे इसमें क्या है डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब तक लिखा है कि 22.40 करोड़ से ज़्यादा जो है LPG उपभोक्ता पहल के साथ जुड़ चुके हैं और विश्व के अब तक की विशालतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के कारण क्या है पहल योजना का नाम किसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और अब तक 83,653 करोड़ रुपए की राशि जो है उपभोक्ताओं के जो अकाउंट है उसमें जा चुकी है। फिर लिखा है 1 फरवरी 2021 को जारी केंद्रीय बजट जो आपका 2021-22 था के अनुसार सभी तक उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ BPL परिवार क्या इससे कितने 8 करोड़ BPL परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना ने 1 करोड़ और परिवारों को क्या है उससे जोड़ दिया है। फिर गाइस यहाँ पे है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। तो लिखा है तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत और विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो है ऊर्जा बाजार बन चुका है क्या, ठीक है, भारत बन चुका है, ठीक है, विश्व का एक बाजार बन चुका है बहुत तेजी से बढ़ने वाला। और भारत जो है वर्ष 2015 के दौरान
रूस को पीछे छोड़ते हुए चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश बन गया। यानी कि फर्स्ट नंबर पे ऊर्जा का उपभोग सबसे ज़्यादा कौन करता है गाइस? सबसे ज़्यादा करता है चीन, उसके बाद अमेरिका करता है और थर्ड नंबर पे करता है भारत। भारत की ऊर्जा खपत में तेल और गैस का जो भाग है वो कितना है? 35% रहा है। और भारत ने 2015 के दौरान अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बनने के लिए क्या है? जापान को पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है ऊर्जा सुरक्षा। तो लिखा है सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या है? गैस में अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में क्या है? अनेक प्रमुख नीतिगत उपाय नीतिगत उपाय किए हैं। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्या लिखा है? ONGC और कौन? OIL के ऐसे क्या डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड के मुद्रीकरण के लिए क्या लिखा है? डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड नीति को अधिसूचित किया गया है जहां उत्पादन शुरू नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए 30 संविदा क्षेत्रों के विकास का दायित्व सौंपा गया है। फिर लिखा है कि ONGC विदेश लिमिटेड, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसने लिखा है ONGC विदेश लिमिटेड जो है विदेशों में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में संलग्न है। कहाँ पे करती है गाइस? ये विदेशों में। ठीक है, तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन के कारोबार के संचालन के लिए क्या होता है? 1965 में हाइड्रोकार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में OVL की स्थापना की गई थी। OVL मतलब ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है गाइस, फिर लिखा है वर्ष 1989 से इस कंपनी का नाम बदलकर क्या हो गया? ONGC विदेश लिमिटेड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में आइए पढ़ते हैं गाइस। यहाँ लिखा है भारत सरकार का उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1959 में कहाँ? असम के नाहर कटिया और क्या मोरान के नए खोजे गए तेल क्षेत्रों के विस्तार और विकास के लिए की गई थी। और 1961 में क्या होता है आपका? OIL भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड UK की संयुक्त उद्यम कंपनी बन गई। ठीक है, अब लिखा है 1981 में क्या होता है? इसमें लिखा है कि OIL भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम बन गया। गाइस नेक्स्ट है आपका भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड। तो यहाँ लिखा है भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड का गठन कब होता है? 2006 में किया गया था। और ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL की पूर्ण स्वामित्व वाली क्या है? अनुषंगी और क्या है? अन्वेषण एवं उत्पादन इकाई है। तो गाइस यहाँ लिखा है BPCL जहां भारत के मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों के साथ संलग्न है, वहीं BPRL कौन सा है? BPRL भारत तथा विदेश में अपस्ट्रीम कार्यालयों से क्या है? संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें लिखा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि इंडियन ऑयल। जो आप देखते हैं इंडियन ऑयल भारत की अग्रणी राष्ट्रीय क्या है? तेल कंपनी है और इसके व्यापारिक हित समस्त हाइड्रोकार्बन मूल श्रृंखला में क्या है? व्याप्त है। तो इसमें क्या है? तेल शोधन, पाइपलाइन परिवहन, पेट्रोलियम उत्पादन के विपणन से लेकर क्या है? कच्चे तेल और गैस का अन्वेषण, उत्पादन और प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य परमाणु ऊर्जा का क्या करना है? विपणन शामिल है। गाइस ये सारी चीज़ें शामिल है। फिर लिखा भारत में 22 में से 10 रिफाइनरियों का स्वामित्व और जो प्रचालन इंडियन ऑयल समूह की कंपनियों द्वारा किया जाता है। कितने गाइस? 22 में से 10 रिफाइनरी का जो स्वामित्व और प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन ऑयल के द्वारा। और जिसकी संयुक्त तेल शोधन क्षमता कितनी है गाइस? आपकी 213.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। एक बार लिखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है? एक विशाल उपक्रम है। ठीक है, यानी कि सरकारी है ये, और जो क्या है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त है इसको, किसको? HPCL को गाइस। और इसकी 2 प्रमुख रिफाइनरियाँ हैं। एक रिफाइनरी कहाँ? मुंबई पश्चिमी तट में क्या है? स्थित है। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी? 6.5 MMTPA। ठीक है, और दूसरी कहाँ है गाइस? विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश के में है, जो कि पूर्वी तट है, वहाँ पे स्थित है। और इसकी जो क्षमता है वो आपकी है 8.3 MMTPA है। और ये रिफाइनरियाँ क्या है? ईंधन, लुब्रिकेंट्स,
और विशिष्ट उत्पाद सहित क्या है व्यापक विविधता वाले पेट्रोलियम उत्पादों को क्या है उत्पादन करती है। आगे लिखा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। तो लिखा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए क्या है संघीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है गाइस। फिर लिखा है भारतीय परिदृश्य की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में क्या है उभार है, और यह राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के समाधान के अभिन्न अंग और ऊर्जा तक पहुंच की अनिवार्य क्षेत्र के रूप में उभरे हुए सरकार की सतत विकास संबंधी कार्यसूची का समर्थन करता है गाइस। आगे लिखा है नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम। तो नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में किसानों और डेयरी संचालकों को रोशनी और ताप ऊर्जा संबंधित छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना और परिवारों की रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। फिर लिखा है बायोस्लरी आधारित जैविक खाद्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो गाइस यहाँ लिखा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, बीपीसीएल की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें लिखा है जो बीपीसीएल है आपका डाउनस्ट्रीम सेक्टर की एक एकीकृत तेल कंपनी है जो कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम उत्पादन के विपणन में संलग्न है, और कंपनी ने पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के उत्पादन और विपणन में भी क्या है विविधता उत्पन्न की है। बीपीसीएल की रिफाइनरियां कहाँ, मुंबई कोच्चि में है, और इसकी मिश्रित शोधन क्षमता कितनी है 21.5 MMTPA है, और दोनों रिफाइनरी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत क्या है प्रमाणित है, जिसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि आपका ISO 9001 ISO 14001 और यहाँ पे लिखा है आपका OHSAS, ठीक है 18001 के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रबंधन प्रणाली को मिलते हुए गुणवत्ता, वातावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रक्रियाओं, इंटरफेसेस, संरचना, प्रलेखन प्रणाली में एकीकृत रवैया अपनाना है। गाइस आगे लिखा है कोयला। तो लिखा है कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडार के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने और उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी संबद्ध मामले का निर्णय करने के लिए क्या है समग्र रूप से उत्तरदायी है। कौन, कोयला मंत्रालय। तो भारत में कोयला भंडार, तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार क्या है भारत में कोयले का भंडार कितना है गाइस, इतना है, यानी कि 326.496 बिलियन टन है, और ये कोयला भंडार मुख्य रूप से कहाँ है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अब भारत में लिग्नाइट भंडार देखते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में लिग्नाइट भंडार का अनुमान लगभग कितना है 45.76 बिलियन टन लगाया गया है, और प्रमुख भंडार तमिलनाडु में, और इसके बाद कहाँ है राजस्थान, देन गुजरात, केरला, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र कौन सा, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में है, कौन सा, लिग्नाइट। तो इस आगे यहाँ लिखा है कोयला उत्पादन। तो अगर हम बात करें सन 2019-20, तो कोयला उत्पादन में गाइस यहाँ लिखा है कि 2019-20 के दौरान भारत में कोयले के समग्र उत्पादन का जो अनुमान है वो 810 जो है मिलियन टन, ठीक है, मीट्रिक टन लगाया गया है, और इसमें लिखा है 2018-19 की अवधि में जो है आपका कितना है गाइस, आपका है 729.10 MT, और वास्तविक उत्पादन की तुलना में 2017-18 की अवधि में क्या है 728 मीट्रिक टन रहा है, जो कि आपका 0.05% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है गाइस, आगे लिखा है आपका कोल इंडिया लिमिटेड है आपका। तो CIL कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत क्या है महारत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब CIL भारत के 8 राज्यों में फैले क्या है 82 खनन क्षेत्रों के जरिए क्या है संचालन करती है। अब गाइस आगे लिखा है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कंपनी के रूप में क्या है पंजीकरण है। पंजीकरण नवंबर 1956 में हुआ है, और इसमें लिखा है माइनिंग कॉर्पोरेशन के तहत क्या है माइन 1 में खनन कार्य औपचारिक रूप से क्या है वर्ष 1957 में शुरू हुआ।
तो गाइस इसमें लिखा है जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को वर्ष 2011 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में और क्या है, कॉरपोरेट कार्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है। और ये ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में क्या है, अग्रणी है। अब लिखा है विकास के मुख्य वाहक। वर्तमान में भारत की लगभग 69.5% विद्युत उत्पादन क्षमता कोयले पर आधारित है। ये हम सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा कोयले से होती है। और फिर आयातित तेल पर भारतीय बढ़ती निर्भरता की बदौलत क्या है, उसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 33% जो है हम कहाँ, आयात से पूरा करते हैं। फिर लिखा है भारत में 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन गहनता में क्या वर्ष 2005 के स्तर में 33 to 35% की कमी लाने की स्वेच्छा से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ठीक है। और हाल ही में क्या है, पेरिस में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो समझौता है उसका प्रारूप के 22वें सम्मेलन में भारत ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु कोष सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मदद से 2030 तक अपनी लगभग 40% जो संचयी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत संस्थापित क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से क्या है, प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। चलिए गाइस, अभी हमने जो छोड़ा है हम एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ लिखा है ताप विद्युत संयंत्रों में बायोगैस के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। किसका? बायोगैस के प्रयोग। इसमें लिखा हाल ही में उत्तर पश्चिम भारत में क्या है, धूम कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, खेतों में पराली जलाना माना गया है। तो इसमें लिखा है धान अन्य फसलों की कटाई के बाद अन्वेषण के रूप में अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेतों में जलाने की बजाय उसे क्या है, संग्रहित और प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। तो गाइस लिखा है कि एक अनुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग जो है 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन जो है धान की भूसी क्या अप्रयुक्त रह जाती है और उसे जला दिया जाता है। तो यदि इस अवशेष यानी कि इस पराली को कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र में कोयले के साथ मिश्रित कर इसका दहन किया जाता है तो प्रति वर्ष क्या होती है, 45,000 मिलियन यूनिट जो है विद्युत उत्पादन की जा सकती है। और किसी बॉयलर के भीतर जो है प्राकृतिक गैस और कोयले जैसी अन्य गैसों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। तो लिखा है बायोमास को फायरिंग में क्या है, कृषि अवशेषों के वृहत स्तरीय उपभोग हेतु बाजार के सृजन की क्षमता है। और बायोमास को फायरिंग के माध्यम से कृषि अवशेषों को पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी विधि से विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। और साथ ही इससे वायु की खराब जो गुणवत्ता है उसकी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और फिर लिखा है कि जो कृषि अवशेष के बाजार में विक्रय से किसानों के अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति होगी। और लिखा है कि UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक क्या है, कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी है। फिर लिखा मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास के प्रयोग पर एक क्या है, राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। फिर लिखा है प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम कितनी 5 वर्ष होगी। और तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में क्या है, वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना है। ठीक है गाइस, आगे लिखा है कि बायोमास पैलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना और विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फार्मिंग के संबंध में नियामक मुद्दे पर विचार करना। ठीक है, ये मिशन खेती में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करेगा। और ये मिशन ताप विद्युत उत्पादन से होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा। और ये मिशन देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ क्या है, बढ़ने में हमारी मदद करेगा। और इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की परिकल्पना की गई है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि प्रतिनिधियों सहित जो सभी हितधारक शामिल होंगे। ठीक है, प्रस्तावित ऊर्जा मिशन में क्या है, NTPC लिमिटेड रसद और बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है भारत में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र।
तो गाइस इसका मैप मैं बड़ा कर दे रही हूँ, और इसे क्या है देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है आपका, देखिए पानीपत है, दिल्ली है आपका, हरदुआगज है सॉरी, और फरीदाबाद है, फिर आपका पनकी है, परीक्षा है। अब गाइस एक बार क्या है इस मैप को खुद से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, तो इस यहाँ लिखा है कि भारत में काम कर रहे तेल शोधक यानी कि ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। तो गाइस यहाँ लिखा है एक लिखा है कंपनी का नाम तेल शोधक, इस तक लिखा है, और वर्तमान क्षमता उसकी क्या है, किसमें, MMTPA में, ठीक है। तो गाइस इसमें हमारे पास देखिए टोटल कितने हैं, एक बार हम देख लेते हैं, 18 है। आप देखिए तो आपके कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हैं गाइस, 18 हैं। और फिर है संयुक्त उद्यम है, वो उसमें 2 हैं, और निजी जो है आपके 3 हैं। तो गाइस देख लेते हैं एक बार हम। तो गाइस यहाँ पे जो है आप एक बार खुद से, जैसे आपका फर्स्ट है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है गुवाहाटी में, और जो इसकी क्षमता है MMTPA में कितनी है, 1, ठीक है। वैसे ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोयली वडोदरा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है गाइस कहाँ पे, हल्दिया में है, मथुरा में है, डिगबोई में है, पानीपत में है, और आपका यहाँ पे है बोगाई गाँव में, ठीक है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है, पारादीप में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गाइस मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका मुंबई में है, और गाइस कहाँ पे है आपका कोच्चि में है। फिर आपका चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनाली में है, आपका नागपट्टिनम में है गाइस। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पे है आपका, नुमालीगढ़ में है। आपका मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल लिमिटेड मंगलौर में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी कहाँ पे है, तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर गाइस संयुक्त उद्यम की बात करते हैं तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ओमान जो है ओमान ऑयल कंपनी कहाँ पे है, बीना में है गाइस, ठीक है। और लिखा है HPCL एंड मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे है, भटिंडा पंजाब में। फिर गाइस निजी क्षेत्र में देख लेते हैं तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है आपका कहाँ पे है, मोती खावड़ी जामनगर में है, और जामनगर का है दोस्तों, गुजरात में है। और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड कहाँ पे आपका, SEZ जामनगर में है। और आपका है SR ऑयल लिमिटेड न्यारा एनर्जी लिमिटेड यानी क्या है, वादीनार में है। तो टोटल हम कितनी कर रहे हैं, 248 उत्पादन, 248.8 रिफाइनरी जो है टोटल, जो इसकी क्षमता है कितनी है, 248.86 है, और इसमें लिखा है मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक मैप दे रखा है, आइए देखते हैं क्या है। ये है भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। आइए देखते हैं गोरखपुर हरियाणा में भी गोरखपुर है। तो गोरखपुर हरियाणा हो गया, रावतभाटा राजस्थान हो गया, नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया, भीमपुर मध्य प्रदेश हो गया, आपका माही बांसवाड़ा जो है राजस्थान में है, आपका काकरापार आपका गुजरात में है, आपका चुटका मध्य प्रदेश में है, हरिपुर वेस्ट बंगाल, कोवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, मीठीविड्डी गुजरात में है, आपका जेतपुर महाराष्ट्र, कैगा आपका कर्नाटका में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और कुंडनकुलम आपका कहाँ पे गए, तमिलनाडु में है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि ऊर्जा पारगमन सूचकांक, तो यहाँ लिखा है 20 अप्रैल 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रभावी ऊर्जा पारगमन को प्रोत्साहन नामक रिपोर्ट क्या है, प्रकाशित किया गया है। तो ये रिपोर्ट ऊर्जा के भविष्य को आकार देने पर विश्व आर्थिक मंच प्रणाली पहल का भाग है, और रिपोर्ट में ऊर्जा पारगम्य सूचकांक यानी कि ETI, ठीक है, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स प्रस्तुत किया गया है। आगे लिखा है दोस्तों कि ऊर्जा पारगम्य सूचकांक में 115 देशों को इस तथ्य के आधार पर रैंक प्रदान की गई है कि वे कितने बेहतर तरीके से ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करने में सक्षम है। तो 115 देशों में 770 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें विद्युत की उपलब्धता नहीं है। फिर इस सूचकांक में पहला स्थान किसका है, स्वीडन को प्राप्त है, जबकि नॉर्वे और डेनमार्क जो है आपके दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। तो पहला स्वीडन, दूसरा नॉर्वे और तीसरा है डेनमार्क। सूचकांक में शीर्ष
10 देशों में कौन कौन है? स्विट्जरलैंड आता है 4th नंबर पे, ऑस्ट्रिया आता है आपका 5th नंबर पे, और फिनलैंड आता है 6th नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम 7th, न्यूजीलैंड आपका 8th नंबर पे है, फ्रांस आपका 9th, और क्या है, आइसलैंड आपका 10th नंबर पे है। तो इस सूचकांक में उभरते बाजार में ब्राज़ील को जो है 30वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि रूस संघ व चीन का स्थान 73 और कितना है आपका 68वां है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा ऊर्जा पहुंच और ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के परिनियोजन के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऊर्जा पारगमन सूचकांक में शामिल 115 देशों में से भारत का जो स्थान है गाइस वो कितना है? 87वां है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ कमेंट में लिखना है तो गाइस कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करिएगा गाइस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। चलिए दोस्तों, फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।